हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य अध्यापक। मेरा नाम है पूजा और आपको पता है कि हमने NIOS की सीरीज़ स्टार्ट करी है। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने ब्लॉक 1 की यूनिट 3 स्टार्ट की थी। इसका पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 जाके प्लीज़ देख ले, क्योंकि जब पार्ट 1 आप देख लोगे तभी सेकंड पार्ट के साथ आप कनेक्ट हो पाओगे, है ना। तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो था और थोड़ा सा हमने उसमें कुछ मेथड्स हमने कर लिए थे। और आज हम कौन सा मेथड करेंगे? आज हम ये वाले सारे मेथड करने जाएंगे, ठीक है। पहले वाली वीडियो में, पहले पार्ट में हमने ये चारों मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी अनुकूलन विधियाँ, यानी स्टूडेंट एडेप्टेशन मेथड्स, ठीक है। जिसमें हम खेल विधि पढ़ेंगे, परियोजना विधि पढ़ेंगे, समस्या समाधान विधि और अन्वेषण विधि, ये चारों विधियाँ हम पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें आगे क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब आप लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे खेल विधि पे, प्ले वे मेथड। अच्छा, प्ले वे मेथड से इंटर रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, उनको आपको यहाँ से समझना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग का है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ये है हेनरी कॉल्डवेल कुक ने अपनी बुक द प्ले वे में सबसे पहले इस मेथड का, यानी प्ले वे मेथड की बात की थी, ठीक है। और इसी के आधार पर मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि का विकास किया गया। किंडरगार्टन विधि क्या है? किंडरगार्टन विधि किसने करी थी? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। और मारिया मॉन्टेसरी विधि किसने करी थी? मॉन्टेसरी विधि किसने करी थी? मारिया मॉन्टेसरी लेकर के आई थी। अब कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में ना ऐसा आता है कि खेल विधि के जनक कौन है, तो बच्चे उसमें टिक लगाते हैं फ्रॉबेल। अगर ऑप्शन में दिया होता है फ्रॉबेल तो फ्रॉबेल टिक लगा देते हैं। ये देखिए, किंडरगार्टन जो विधि है ये फ्रॉबेल ने दी थी और ये बेस्ड किस पे थी? ये प्लेवे मेथड पे बेस्ड थी। प्लेवे मेथड फ्रॉबेल ने नहीं दिया था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? बच्चे कई बार अच्छा लगा के तो आ जाते हैं इस पे टिक कि भाई ये वाली खेलकूद विधि किसने दी थी? फ्रॉबेल इसके जनक है, पर ऐसा नहीं है। किंडरगार्टन जो विधि है इसके जनक है हमारे फ्रॉबेल, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। और जो ये किंडरगार्टन विधि थी ये हमारी बेस थी प्लेवे मेथड पे। अगर ऑप्शन में आपके पास ये कॉल्डवेल कुक भी नाम आता है, फ्रॉबेल भी नाम आता है, तो प्लेवे मेथड में आप जाहिर सी बात है फिर हम कॉल्डवेल कुक का नाम इसको टिक करेंगे, फ्रॉबेल को नहीं करेंगे। अगर फ्रॉबेल ये वाला कॉल्डवेल कुक का नाम नहीं आएगा तब आप फ्रॉबेल पे जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये गलती मैंने खुद से करी हुई है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये वाला मतलब 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में कुक भी था और फ्रॉबेल भी था। तो क्योंकि हम डाइट वगैरह में ये सब पढ़ लेते ना कि ये वाली विधि इसने दी थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैंने ये फ्रॉबेल पे टिक कर लिया था। वो क्वेश्चन मेरा गलत होना ही था, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों विधि बेस्ड तो हमारी प्लेवे मेथड पे थी, लेकिन दिया अलग अलग लोगों ने था। यानी फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया था हमारा किंडरगार्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि दी थी हमारी मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। यहाँ से आपको इतना ही समझना है। ये सन वगैरह बहुत ज़रूरी नहीं है याद करना, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। चलिए, क्या है खेलकूद विधि, इसको समझ लीजिए। सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण पर निर्भर। अब ये सहकारी और सहयोगात्मक क्या है? कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है? ये वाली जो ये टर्म्स हैं ये हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी बस आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये भी पढ़ाने की अप्रोचेस हैं। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव क्या है? ये पढ़ाने की टेक्निक अप्रोचेस हैं, टेक्निक नहीं अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो इस वाली इसमें ये जो दोनों अप्रोचेस हैं, इन अप्रोचेस में बेस्ड होता है ये खेलकूद विधि, ठीक है। अब कैसे बेस्ड होता है इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि सहयोगात्मक शिक्षण क्या होता है और सहकारी शिक्षण क्या होता है। अच्छा, कोऑपरेटिव यानी सहकारी में हम क्या करते हैं? टीचर जो होता है वो टीचर ही स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाता है और टीचर ही सबको उनका काम बांटता है, ग्रुप में बच्चे काम करते हैं, ठीक है। और कोलैबोरेशन में क्या होता है? स्टूडेंट के पास खुद की एक पावर होती है, खुद की का फ्रीडम होता है ग्रुप बनाने का भी, वो अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स ग्रुप बनाते हैं और अपने काम जो होते हैं ना, किसी भी मतलब कोई क्वेरी बच्चों को दी हुई, मान लीजिए हमने, या कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है करने के लिए, तो बच्चे खुद ही ग्रुप बनाते हैं, खुद ही अपना अपना काम बांटते हैं कि भाई प्रोजेक्ट का ये वाला पोर्शन तुम करो, ये वाला पोर्शन मैं करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो है वो आगे किसी प्रोजेक्ट के कंक्लूजन पे या उस प्रोजेक्ट को समाप्त करते हैं, ठीक है। ये होती है सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे प्लेवे मेथड है ये इन दोनों पर बेस्ड होता है।
इन वाली अप्रोचेस पे। क्यों बेस्ड होगा? अब देखिए ग्रुप बना करके 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बना करके बच्चे सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज शिक्षक एक मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता, पर्यवेक्षक के रूप में होता है। अब यहाँ पे खेल कूद मेथड है, प्ले वे मेथड है, बच्चा खेल खेल में सीख रहा है, तो टीचर जो है अपना अथॉरिटी नहीं जमाएगा। टीचर क्या करेगा? बच्चों को गाइड करेगा, उनको लीड करेगा, और जहाँ बच्चे गलती कर रहे हैं उसको सुपरवाइज भी करेगा, देखेगा भी कि भाई यहाँ पे बच्चों ने गलती करी है, वो बच्चों को वहाँ पे रेक्टिफाई भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उचित। बिल्कुल ठीक है, छोटी क्लासेस में तो प्ले वे मेथड चल जाएगा। 11th-12th में आप क्या करोगे, 10th और 12th में क्या करोगे, जहाँ बोर्ड की क्लासेस है, बोर्ड की क्लासेस में क्या वहाँ बच्चों को प्ले वे मेथड से कराते रहोगे? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो छोटी क्लासेस में तो ये प्ले वे मेथड बहुत अच्छे से चलता है ना। प्री प्राइमरी, प्राइमरी 6 क्लास तक भी हम थोड़ा बहुत ये इसको खींचतान के लेके जाते हैं, पर बहुत बड़ी क्लासेस में ये कारगर साबित नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट इज इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, कई बार सीखने की बजाय सिर्फ खेल पर ही बच्चे ध्यान केंद्रित करके रह जाते हैं। मतलब सीखते विकते कुछ नहीं है, उनको बस ये रहता है कि हाँ अब तो भाई खेल मिल गया है, खेल ही करना है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी परियोजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे विलियम हर्ट किलपैट्रिक। आपने नाम सिर्फ किलपैट्रिक सुना होगा, पूरा नाम इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने ये विधि दी थी। ये विधि जॉन डीवी के व्यवहारिक यानी प्रयोजनवाद दर्शन पर आधारित था, प्रेगमैटिज्म पर आधारित था। अब प्रेगमैटिज्म क्या कहता है? काम करने के लिए कहता है। प्रेगमैटिज्म मतलब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, और प्रोजेक्ट में क्या होता है, उसको हम प्रोजेक्शन ही तो करते हैं, एग्जीक्यूट ही तो करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स क्यों बनाते हैं? हमने बच्चों को मान लीजिए वाटर साइकिल पे कोई प्रोजेक्ट दे दिया, या हमने बच्चों को न्यूज़पेपर पे कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो बच्चे क्या करेंगे? न्यूज़पेपर की कटिंग ढूंढ ढूंढ करके लेके आएंगे, उनको पेस्ट करेंगे, उनको पढ़ेंगे, यानी एक्टिविटी करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो यहीं से ये वर्ड निकला है प्रेगमैटिज्म, यानी प्रयोजनवाद। तो जॉन डीवी के इसी दर्शन पर हमारा ये प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड था। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। फिर है सामाजिक व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर परियोजना की नींव रखी गई। ठीक है, ये सोशल प्रेगमैटिज्म के ही बेस पर इस परियोजना विधि की नींव रखी गई। ये वाला जॉन डीवी का जो व्यवहारिक दर्शन था, ये प्रेगमैटिज्म था, इस पे तो बेस था ही, लेकिन एक्चुअल में कौन सा प्रेगमैटिज्म के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो कौन सा प्रेगमैटिज्म? सोशल प्रेगमैटिज्म पर बेस्ड था ये। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। नेक्स्ट इज वास्तविक जीवन से संबंधित। अब प्रोजेक्ट पहले हम आपके और हमारे टाइम पे शायद ऐसा होता था कि प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दे देते थे, पर अब जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। अब आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट या MDP जिसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, है ना, एक टर्म आपने सुनी होगी, तो आजकल MDP का ज़माना आ गया। आजकल प्रोजेक्ट को हमने MDP से रिप्लेस कर दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। अब क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट? वो उनके रियल लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम दी जाती है, उसमें एक ही प्रॉब्लम में 4-5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का प्रोजेक्ट अलग होगा, साइंस का प्रोजेक्ट अलग होगा और इंग्लिश का अलग, नहीं, एक ही प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसी प्रॉब्लम में सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं, और वो प्रॉब्लम उनकी वास्तविक जीवन से यानी एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अब कोई प्रोजेक्ट बना रहा है बच्चा, तो उसको जाहिर सी बात है कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही मिलेगा। जब वो चीज़ों को खुद कलेक्ट करेगा, खुद रॉ मटेरियल, खुद डाटा को कलेक्ट करेगा, तो उस डाटा को हैंडल करना भी सीखेगा। जब वो उसको हैंडल करना सीखेगा, उसको पेस्ट करेगा, उसको कहीं नोट करेगा, तो ये सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाते हैं। एक तो होता है किसी से सुन के सीखना, है ना, और एक होता है कि भाई वह उस पर्टिकुलर जगह पे हम जा रहे हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं, और उसके फिर हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड में होता है, हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है समस्या समाधान विधि। हाँ, तो समस्या समाधान विधि किसने दी थी? जॉर्ज पोलिया, हंगेरियन गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे ये। इन्होंने ये वाला मेथड ये लेकर के आए थे। उन्होंने इनकी जो एक बुक थी हाउ टू सॉल्व इट, ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, बाकी सारा समझने का है, उसको सिर्फ समझेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट उनकी एक बुक थी। उसमें इन्होंने क्या करा था, इस विधि के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, इसके इन्होंने 4 चरण, 4 स्टेप इन्होंने दिए थे।
क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको याद हो जाए आप प्लीज़ उस लैंग्वेज में इसके जो ये स्टेप्स हैं ना, ये इसको याद करिएगा, क्योंकि स्टेप्स कई बार पूछ लेते हैं कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा, इस तरीके से ना, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, हमें ये ढूंढना है, तो फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटास को हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर जब हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम एक परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब हम ये अजम्पशन बनाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस बनाना। तो 3-4 हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर जो हम अजम्पशन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनके बेस पर हम सारा काम करते हैं, उनको ढूंढते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि इन सारी हाइपोथेसिस में से कौन सी हाइपोथेसिस हमारी ठीक निकली। ठीक है, उसे ही कहते हैं फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, ये 4 इसके स्टेप्स हो गए, इनको आप अच्छी तरीके से स्टेप्स को याद कर लेना। फिर है इसका एक प्रॉब्लम क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। भाई प्री प्राइमरी नर्सरी तक क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड काम करता है? नहीं करता। हालांकि जो अभी जो क्वेश्चन पेपर्स जो बनते हैं बच्चों के, उसमें हम 1 या 2 क्वेश्चन डालते हैं बच्चों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना, ये वाले सॉल्विंग ये हम डालते हैं क्वेश्चंस। तो बट उसमें हम ये इस तरीके का प्रोजेक्ट वगैरह ये सब नहीं देते, सिर्फ वो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इस मेथड पे बेस्ड होता है, पर ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही दे देते हैं, बस वो क्वेश्चन का फॉर्म हम चेंज कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है, अगर इस मेथड से मैं कहूँ कि भाई हम बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, तो छोटी क्लास में ही कारगर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। क्या होता है इसमें, छात्र छोटे वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं, स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज लिटिल साइंटिस्ट। अब इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, एक तो हमारा ये हो गया, ये वाला, ये किसने दिया था, जॉर्ज पोलिया ने दिया था, और इन्होंने अपने ये 4 स्टेप्स बताए थे। ऐसे ही एक थे हमारे ब्रैनफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं इसको, ब्रैन्सफोर्ड मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ये मॉडल जिसको हम आइडियल के नाम से याद कर लेते हैं, इसको ज़रूर याद कर लेना। आइडियल मतलब आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डी फॉर डाटा कलेक्शन, ई फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबल स्ट्रैटेजीज जिसको हम हाइपोथेसिस बनाना बोलते हैं। ठीक है, एंटिसिपेट आउटकम एंड एक्ट। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा इसको दोनों को ना एक साथ समझिए, देखिए 1 सेकेंड, इसमें बस एक स्टेप, जो नीचे वाली जो ये वाली है, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। आइडियल वाला जो ये वाला मॉडल है, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। इसको मैं समझाती हूँ क्या है। देखिए यहाँ से इसको पढ़ते हैं, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेती हूँ। चलिए, इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे भी वही हो गया, सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा आता है यहाँ पे डाटा कलेक्शन, इसमें भी सेकंड डाटा कलेक्शन है। थर्ड आता है डेवलप हाइपोथेसिस, तो डेवलप हाइपोथेसिस में क्या हो जाता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, एंटिसिपेट आउटकम एंड एक्ट, ये दोनों एक साथ आप समझिए। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस में तो हाइपोथेसिस हम लोग बना लेते हैं कि ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं ना। तो इसमें आप इसको ऐसे समझिए, एक्सप्लोरेशन और पॉसिबल स्ट्रैटेजी, ये तो हो गया हाइपोथेसिस बनाना। अब फाइंड द सोल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, काम करते हैं और एक सोल्यूशन पर आते हैं। और इसमें ये वाला एंटिसिपेट आउटकम एंड लुक एंड लर्न, एंड ये हम फाइनल उसमें कर लेते हैं। एंटिसिपेट आउटकम को देख लेते हैं कि जो भी हमने काम करा है, जो भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है, या जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और फिर उससे हम सीखते हैं, यानी फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। समझ में बात आ गई। तो दोनों ही मॉडल सेम है, बस उसमें एक पॉइंट ज़्यादा है और इसमें एक पॉइंट कम है। ठीक है, तो जॉर्ज पोलिया वाला अगर पूछेगा तो आपको ये चारों याद रखने हैं, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का ब्रैन्सफोर्ड मॉडल पूछेगा तो आपको आइडियल टर्म से ये वाला आपको याद रखना है। आई होप आपको ये भी सारा समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज़ इसको दोबारा से विज़िट करिए, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हमारा आता है अन्वेषण विधि। अब क्या है भाई अन्वेषण विधि, जिसको हम एक्सप्लोरेशन मेथड भी बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब होता है ह्यूरिस्टिक का? ह्यूरिस्टिक का एक्चुअल मतलब होता है टू फाइंड, यानी अन्वेषण का शाब्दिक अर्थ है पता लगाना। अब क्या करते हैं इसमें, क्या पता लगाते हैं, पहले तो ये समझेंगे अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। और अन्वेषण विधि के भी 4 चरण हैं, इनको हम देख लेंगे। ये भी कुछ कुछ किससे मिलता जुलता आपको लगेगा कि भी ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से मिलता जुलता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसका दोनों का डिफरेंस हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। चलिए पहले अन्वेषण विधि में देख लेते हैं क्या है, जिसमें हमें किसी चीज़ का पता लगाना है, खोज करनी है। क्या होता है? सबसे पहले समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर हम क्या करते हैं? अवलोकन एवं प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर समस्या का समाधान करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं, फिर मतलब इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चरण है, स्टेप्स है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें अन्वेषण विधि और हमारी ये समस्या समाधान विधि दोनों ही ना कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि एक जैसी हैं, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। चलो देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस है, इनको समझते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, और समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। चलिए, अन्वेषण विधि में सबसे पहले क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड में? इसमें नए ज्ञान और सत्य की खोज होती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड में हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं, कोई नई चीज़ हमको खोजनी होती है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम क्या करते हैं? किसी विशेष समस्या के समाधान की खोज करते हैं। कोई प्रॉब्लम का कोई विशेष प्रॉब्लम होती है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और इसमें हम नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खोजते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? हमें क्यों का आंसर मिलता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है? हमें क्या का उत्तर मिलता है। जब कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो उसका स्पेसिफिक यानी क्या का हम एग्जाम्पल, मतलब हमें आंसर क्या मिलता है? क्या, कि इसमें ये क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है? कोई चीज़ क्यों होती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन पर बेस्ड है, इसीलिए इसको एक्सप्लेनेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इस खोज करना क्यों पर बेस्ड है, कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। समझ में आया आपको? ह्यूरिस्टिक मेथड हमारा क्यों पर बेस्ड होता है, क्यों क्या आंसर देता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या क्या आंसर देता है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल देंगे, आगे समझना आप लोग। जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है वो हमारा किसी कॉम्पिटेंसी पर बेस्ड होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे दिल्ली में, नहीं ये में होगा, एक मात्रा आएगी। दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? देखिए क्यों का एग्जाम्पल, इसके क्या समाधान हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला इसी से रिलेट कर रहा है, आप समझ रहे हैं? चलिए, अब यहाँ पे है दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के लिए कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है, इसके उपयोग को कम करने के उपाय बताओ। तो उपाय हम बताएंगे, ये उपाय हो सकता है, ये उपाय हो सकता है, ये उपाय हो सकता है। आप देख रहे हैं इसमें क्या का आंसर, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या का आंसर मिल रहा है। अब ये जो है ये प्रदूषण की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों का आंसर जो हमें मिल रहा है वो इधर मिल रहा है। तो ये जो अन्वेषण विधि है ये हमें क्यों का आंसर देती है, और समस्या समाधान विधि हमें क्या का आंसर देती है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये वाला हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड पर बेस्ड हो जाएगा। और क्या क्या इसके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये हमारा समस्या समाधान विधि में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। हमारी स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चारों विधियाँ हमने पढ़ ली हैं आज, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाकी ये चारों विधियाँ पढ़ ली थी। ठीक है, तो आप लोग इसको दोबारा से पढ़िए, समझिए, और इसमें बहुत ज़्यादा याद करने का नहीं है, सिर्फ समझने का। एक बार आप इसको समझ लेंगे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और इसी तरीके से आप सीखते रहिए, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि और आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या पढ़ाऊँ, या किस तरीके से मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमेशा मैं वेलकम करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।